हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 11th और 12th की कंबाइंड बुक पढ़ रहे हैं। कंबाइंड बुक हमारी है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक ऐसी है कि जो हमारे दोनों ही सिलेबस कोर और इलेक्टिव में भी चलती है और दोनों ही क्लासेस यानी कि 11th और 12th में भी चलती है। तो कुछ चैप्टर 11th के, कुछ 12th के हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो हमने ये बुक शुरू कर दी है और अभी तक हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं अपने 4th चैप्टर पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के पाठ पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर, यानी कि एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप ये लोग सोचते हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, एमसीक्यूज में हम करा देंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो जाएगा। कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, किसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे दिया है, किसे क्या कहते हैं। तो कुछ यहाँ पर दिया गया है। सबसे नंबर अब का खा गा दिया है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर क्या कहते हैं ये बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना, ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार। तो ये कौन सी शैली कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट आते हैं, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है। समाचार के अंदर किसी भी पहलू का हम एकदम नया कोई चीज निकाल कर रखें तो वो एकदम एक्साइटेड लेवल जो है वो हाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चरम सीमा। उसकी हो जाती है वो क्या? चरम सीमा। नेक्स्ट आते हैं, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेष रिपोर्ट। अब समाचार के अंतर तो क्या हम बताते हैं कि कोई भी घटना किस तरीके से कैसे घट गई, लेकिन उसी मुद्दे में क्या चीज़ें कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होती तो इसके परिणाम क्या होते, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके क्या किया जाता है? इसे लिखा जाता है विशेष रिपोर्ट के तौर पर। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। जहां पर हम सूचना तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ मनोरंजनात्मक तौर पे, तो वो क्या था लेखन हमारा? फीचर लेखन। नेक्स्ट आते हैं, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है। किसी भी उसमें हम डीपली घुस के उसकी पूरी तरीके से हम अगर उसको एनालाइज करें तो वो क्या कहलाता है? आलेख या स्तंभ। क्योंकि ये उस क्या कहते हैं टॉपिक के कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेखक हो जा सकते हैं, जो इन मुद्दों पर इस तरह की जो है आलेख या स्तंभ तैयार करते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अब राय प्रकट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? संपादक के द्वारा। और संपादक क्या लिखता है? वो संपादकीय, जिसे संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नीचे एक समाचार का ये अंश दिया गया, हमें इसे समाचार को ध्यान से पढ़ना है। फिर इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें उत्तर देना होगा। देखिए क्या है। शांति का संदेश लेकर आए फरुजुर रहमान। ठीक है, पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वह शांति व भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वार्ता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया। कश्मीर समस्या के संबंध में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का 1-2 वार्ता में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा।
तो ये जो है एक रिपोर्ट जो है वो छपी हुई है, ठीक है, हम उसको पढ़ रहे हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना है कि निकट भविष्य में ये संभव है कि हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाएं खुली हैं, व्यापार बढ़ा है तथा बसों का आवागमन आरंभ हुआ है। ठीक है, अब ये किस न्यूज़पेपर में छपा? हिंदुस्तान के साभार से। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में ये छपा था। अब इस पूरी खबर पर जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है का दिए गए समाचार में से ककार ढूंढ कर लिखिए। तो 6 ककार हैं, वो ककार हमें ढूंढने हैं। क्या है? क्या खबर है? शांति का संदेश है। कौन है दे रहा है इसे? पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान। कहाँ दे रहे हैं? दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? भारत यात्रा के दौरान। क्यों दे रहे हैं? दोनों देशों के संबंध में सुधार के लिए। कैसे दे रहे हैं? दोनों देशों में वार्तालाप द्वारा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 6 ककार निकले। अब दूसरा प्रश्न इस पर क्या पूछा गया है, देखिए। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करिए। अब बिंदु क्या है? इंट्रो, बॉडी और समापन। अब हमें बताना है कि इस पूरी खबर में इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है और समापन क्या है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत यात्रा के दौरान शांति संदेश दिया। तो ये क्या था? इंट्रो, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है हमने वो सबसे पहले दे दी। दारुल उलूम पहुंचने पर वहां पत्रकार सम्मेलन में जो कुछ कहा वह सब बॉडी में सम्मिलित होगा। जो उन्होंने कहा कि कैसे कैसे हम लोग के बीच व्यापार बढ़ा है, सब कुछ ये सब बॉडी में आ जाएगा। समापन क्या है? भारत पाक संबंधों में मजबूती, सीमाओं का खुलना, व्यापार बढ़ना और बसों द्वारा यात्रियों का आवागमन। तो ये समापन था जिस समापन के साथ उन्होंने अपनी भाषण को समाप्त किया था कि हमारे संबंधों में अब सुधार आ रहा है। अब इस पे तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। उपर्युक्त उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए और बताइए कि ये कौन सी पिरामिड शैली है और क्यों। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है या सीधा पिरामिड शैली है, और जो भी शैली है वो क्यों। समाचार होने के कारण यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखित है। इसमें सबसे पहले इंट्रो, बीच में बॉडी और अंत में समापन है। अतः यह उल्टा पिरामिड शैली का उचित उदाहरण है। तो हमने बता दिया कि ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया था। कहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से अंत हुआ, इंट्रो, बॉडी और समापन के साथ हुआ, इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा गया। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ क्या दिया है? एक दिन के किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अब आपको क्या करना है? एक ही दिन के 3 समाचार पत्र देने हैं, कोई भी ले लीजिए। अब उसमें से आपको छांटना क्या है, देखना क्या है। उसमें देखना है सूचनाओं का केंद्र या मुख्य आकर्षण क्या है। मतलब एक खबर एक न्यूज़पेपर में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। दूसरा, समाचार का पृष्ठ एवं स्थान क्या है। समाचार किन पृष्ठों पे छपे हैं और कौन से स्थान पर है। समाचार की प्रस्तुति किस तरीके से की गई है। समाचार की भाषा शैली कैसी है। तो इन तीनों अखबारों में आपको ये सारी चीजें खोजनी है और फिर निकली है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सबसे पहला अखबार हमने लिया दैनिक जागरण। ठीक है, क्या है? अब इसमें सूचनाओं का केंद्र क्या था? सबसे ज्यादा खबरें किसके बारे में थी? राजनीति, विदेश घटनाएं, खेलकूद, हरियाणा के समाचार आकर्षक ढंग से दिए गए थे। फिर दूसरा आए समाचार के पृष्ठ। समाचार प्रथम, तृतीय, चतुर्थी और 7वें पृष्ठ पे था, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 7th पेज पे जो है समाचार दिए गए थे। समाचार प्रस्तुति का ढंग साधारण परंतु रोचक है। बहुत ही सिंपल ढंग से दिया गया है लेकिन इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है। अब इसकी शैली कैसी है? सरल है, प्रवाहमय है, बोधगम्य भाषा शैली है, यानी कि ऐसी शैली है जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा न्यूज़पेपर हमारे पास देखिए क्या है। दूसरा न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। अभी हमने दैनिक जागरण लिया था, अब हम ले रहे हैं दैनिक भास्कर। तो इसमें भी सबसे ज्यादा खबरें राजनीति, खेलकूद, दूर दराज के क्षेत्रों के समाचार, मनोरंजन तथा फिल्मी समाचारों को प्रमुखता दी गई है। समाचार तीसरे, चौथे और छठे पेज पर छापे गए हैं। समाचार की प्रस्तुति का ढंग निम्न स्तर का
तथा प्रभावहीन और सहज सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में है। तो मतलब इसमें जो प्रस्तुति की गई है वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है, लोगों के ऊपर असर छोड़े इस तरह की शैली नहीं है। हाँ, भाषा जरूर सरल सहज है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आते हैं नवभारत टाइम्स। राजनीति, मुख्य खेल, विदेश की संबंधित समाचार और सेंसेक्स का उछाल या गिराव। तो नवभारत टाइम्स में ये खबरें आपकी मेन है। पहले 4 पृष्ठों पर समाचार है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पेजेस हैं उनमें समाचार छपे हैं। समाचार प्रस्तुति उच्च स्तरीय, प्रभावशाली एवं रोचक है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने वाली शैली अपनाई गई है। सहज, सरल तथा साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग है। भाषा सरल है, सहज है, लेकिन साथ ही साथ साहित्यिक शैली है, यानी कि जो बुक्स में लिखी गई शैली होती है उस तरह की शैली है जिसमें थोड़ा सा कठिन शब्दावली भी आ सकती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? अपने विद्यालय या मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें, जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था। इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार करें और अपने शहर के अखबार में भेजें। तो कोई भी आपको जो दो समस्याएं हैं उनको आपको लेना है और उन पर लिखना है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया पानी की कमी पे। दरअसल हमारे नगर में पूरा वर्ष ही पानी की कमी बनी रहती है, परंतु मई तथा जून के महीनों में गर्मी अत्यधिक होने से पानी की कमी लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। गर्मियों के दिनों में सवेरे केवल 1 घंटे के लिए पानी आता है, फिर सीधे शाम को 2 घंटे के लिए। कभी कभी तो दिन भर पानी नहीं आता। कई बार गर्मियों में लोग अपनी आवश्यकता के लिए भी पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसके निवारण के लिए समाज में सुविधा भोगी लोगों ने अपने घरों में बिजली की मोटरें लगवा रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई जो सबके यहाँ बराबर पानी जाना चाहिए था, लोगों के यहाँ मोटर लग जाती है तो ज़्यादातर पानी उनके यहाँ खींच के चला जाता है, जिससे सभी के यहाँ बराबर पानी नहीं आ पाता है। जैसे पानी आता है तो यह मोटरें सारा पानी खींच लेती हैं। गरीब लोगों को पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए यद्यपि कमेटी ने टैंकरों द्वारा पानी भेजने का प्रबंध किया है कि भाई गरीब लोगों के यहाँ पानी नहीं मिलता तो हम टैंकर भेजते हैं, इससे उनको पानी मिलेगा। पर वे भी रोज दर्शन नहीं देते, यानी कि वो टैंकर्स रोज नहीं आते हैं। पानी की कमी के कारण घरों में लगे पौधे सूख गए हैं तथा यहाँ तक कि गर्मी होने पर भी सप्ताह में 1-2 बार ही नहाना हो सकता है, यानी कि डेली नहा भी नहीं पाते हैं। पीने का पानी मिल जाए यही सोचना लगा रहता है कि किसी तरह पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी, नहाना तो हम बाद में लेंगे। एक और लगता है कि पता नहीं यह पानी की कमी कब समाप्त होगी, परंतु दूसरी ओर जहां गरीब लोगों के पास पीने का पानी नहीं, वहीं बड़ी बड़ी कोठियों में दिन भर फव्वारे चलते रहते हैं और उनके घरों के प्रांगण हरे भरे दिखाई देते हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी को भी इंसानियत देख कर बल्कि पैसा देख कर बांटा जा रहा है। ना जाने इसका निवारण कब होगा। तो हमने अपनी समस्या तो बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ इस समस्या के अलावा जो लोगों को सोचना चाहिए उस पर भी चिंता व्यक्त करें। तो ये एक रिपोर्ट हमने तैयार करी। अब दूसरे मुद्दे पर देखते हैं। दूसरा मुद्दा है हमारा बिजली कटौती। एक और तो मई जून के महीने में भीषण गर्मी और दिन भर लू चलने से लोग परेशान हैं तथा साथ ही रात को मच्छरों की भिनभिनाहट चैन से सोने नहीं देती। वहीं दूसरी ओर बिजली की अघोषित कटौती ने लोगों को जीना दूभर कर दिया। एक होता है ना कि बताकर कटौती होती कि इतने से इतने बजे तक जो है लाइट नहीं आएगी, तो अघोषित होता है यानी कि बिना बताए लाइट को काट लेना। हर दिन में 5 घंटे के लिए नियमित रूप से बिजली जाती ही है, परंतु बीच बीच में अलग से 1-1 घंटे का कट लगता रहता है। इसकी बिजली के कार्यालय में शिकायत करो तो वहां कोई सुनने वाला नहीं। मतलब एक तो आपने एक निश्चित कटौती कर ली, उसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें बीच बीच में लाइट जाती रहती। इसकी जब हम शिकायत करते हैं तो वहां कोई सुनता ही नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर बिजली कटौती के समाचार छपते रहते। जैसे मैंने बताया कि आपको पहले बता दिया जाता है कि इतनी देर लाइट नहीं रहेगी,
परंतु सरकार के कानों पर इसकी जू तक नहीं रेंगती कि मतलब इतनी परेशानी हो रही है, सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री बार बार यही बयान देते हैं कि शीघ्र ही बिजली की इस परेशानी को दूर किया जाएगा। शहर शहर गांव में भी बिजली की कटौती के कारण त्राही त्राही मची है। तो शहर में तो छोड़िए, गांव में भी ये जो बिजली की कटौती हो रही है, इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। नहरों में पानी नहीं है और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे किससे फरियाद करें और किसके सामने गुहार लगाएं। समझ में नहीं आता कि यह स्थिति कब तक चलेगी। मतलब इतनी परेशानी है, हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी ये परेशानी हम किसको बताएं कि जो हमारी परेशानी का निवारण कर सके, क्योंकि बिजली विभाग को हम बोलते हैं तो कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो ये 2 रिपोर्ट हमारी रेडी हो गई। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए। जैसे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए आप इंटरव्यू लेंगे, अब उसके लिए आपको कुछ प्रश्न तैयार करने, यानी कि कुछ क्वेश्चंस रेडी करने। अब ये क्षेत्र क्या है, देखिए यहाँ पर संगीत या नृत्य, चित्रकला, शिक्षा, अभिनय, साहित्य, खेल। तो इसमें से कोई भी आपको इस क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र को चुनना है और उससे जुड़े किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखें, आज के दौर में क्रिकेट प्रेमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए क्रिकेट के खिलाड़ी से साक्षात्कार करने के लिए पूछे गए प्रश्नों की सूची। तो हमने क्या लिया, हमने खेल लिया। खेल में क्या लिया, क्रिकेट लिया, क्योंकि लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसी से जुड़े हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है और उससे जुड़े हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। पहला सवाल है, आपने क्रिकेट खेलना कब आरंभ किया। दूसरा है, रणजी ट्रॉफी में आपको खेलने का मौका कब मिला। नेक्स्ट है सवाल, जिला स्तर पर आपने सर्वाधिक कितने रन बनाए हैं। अगला सवाल है, क्या इस बार भी आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है। अगला सवाल है, क्या आपने कभी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी की है। नेक्स्ट है, आप रणजी ट्रॉफी के मैचों में कैसा प्रदर्शन रहा, यानी आपने किस तरीके का प्रदर्शन किया। क्या आपको कभी राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। अगला सवाल है, क्या आप अपने वर्तमान खेल में अपने योगदान से संतुष्ट हैं। अगला सवाल, क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सरकार की ओर से क्या आपको कोई सुविधा प्राप्त हुई है। इतना अच्छा प्रदर्शन किया, क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। क्रिकेट खेलने के अतिरिक्त आपकी जीविका का कोई और साधन भी है, यानी कि आप कोई और अर्निंग का स्रोत है, कोई बिजनेस है या समथिंग कुछ और आप करते हैं। आप अपने जीवन में और क्या लक्ष्य रखते हैं। तो क्रिकेट की ऊंचाइयों तक तो आप पहुंच रहे हैं, इसके आगे भी आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने क्रिकेटर से पूछने के लिए रखे थे। चलिए अगला है आखिरी प्रश्न हमारा, आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन से 6 समाचार शीर्षक सुर्खियों यानी कि हेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए। तो अब आपको बताना है कि आप किसी भी समाचार पत्र के फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज पर किन खबरों को मुख्यतः देखना चाहते हैं हेडलाइंस के तौर पर। देखिए क्या है, हम अखबार के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित समाचार शीर्षक देखना चाहेंगे। पहला है, भारत पाक के स्थायी शांति समझौता। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों ने अपने विकास का दायित्व संभाला। कश्मीर में आम नागरिकों ने आतंकवादी संगठनों का पूर्णतः विरोध किया। भारत के नाम क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी। भारत ने आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियम बनाए। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें हम फ्रंट पेज पर देखना चाहेंगे। तो इसी प्रश्न संख्या 6 के साथ हमारा ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं पत्रकारीय लेखन के। तो देखिए ये चैप्टर हमने कितनी जल्दी फटाफट खत्म कर दिया ना। अब हम लेकर आएंगे अपना चैप्टर नंबर 5 विशेष लेखन। तो और जानेंगे कि ये लेखन किस तरीके से और क्या क्या सावधानियों के साथ किया जाता है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।